नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है। आपको कह सकते हैं बिहारी बाबू, फिल्म स्टार, पॉलिटिकल लीडर और पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर तगमे हम लगा सकते हैं। परंतु आज तो मैं बात करूंगा एक कांग्रेस नेता से। क्या मैं सच्चे? ये बच्चू जी, आपका स्वागत है। मैं कांग्रेस नेता से बात कर रहा हूं या फिल्म स्टार से बात कर रहा हूं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक शरीफ आदमी से बात कर रहे हैं। मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। फिल्मों में रहा हूं इतने साल और उसके साथ साथ राजनीति में भी बहुत साल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से ज्यादा रहने के बाद अब यहाँ फिलहाल कांग्रेस पार्टी में हूं। देश की सबसे पुरानी, सबसे मजबूत और शायद सबसे अच्छी पार्टी में। अभी तक हैं आप राजनीति में? अभी कह रहे थे कि मैं रहा हूं, मैंने समझा कि आपने राजनीति छोड़ दी। अभी राजनीति में है ना? देखिए, यहाँ आने का द्वार तो है, जाने का द्वार नहीं है। एग्जिट डोर नहीं होता है पॉलिटिक्स में साधारणतः। और मैं हूं, अभी फिल्मों में भी हूं और राजनीति में भी हूं। हाँ, तो आपने कहा एग्जिट डोर नहीं होता। शत्रु जी, कांग्रेस पार्टी की रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है। एक दरवाजे से घुसो और दूसरे दरवाजे से बाहर हो जाओ। आप देखते हैं ना, आवागमन लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी में। लोग छोड़ के जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं। आ तो कम रहे हैं, खैर मैंने सुना बहुत कम है आने वालों को, जाने वाले को सुना ज्यादा है। तो एग्जिट डोर तो उनके पता नहीं कितने हैं। आपको पता नहीं हुआ कितने एग्जिट डोर है कांग्रेस पार्टी में? आप एक ही पार्टी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अभी तो बहुत सारी पार्टीज और भी हैं। हमारी अपनी सबसे पुरानी पार्टी, जिसमें मैं इतने साल हो रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी आप देख रहे हैं कई लोग आ रहे हैं, कई लोगों को लाया जा रहा है, कई लोगों को धन शक्ति की वजह से, कई लोगों को उनकी आस्था की वजह से लाया जा रहा है, या कई लोग छोड़ के जा रहे हैं। कई लोग जो लौट के जा रहे हैं वो होम कमिंग कह रहे हैं। जो बाहर आ रहे हैं वो कह रहे हैं वहां घुटन हो रही थी। तो ये तो हर पार्टी में चलता रहा है। शत्रु जी, आप 30 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। जब वीपी सिंह का चुनाव हुआ था उस वक्त आप बड़े कैंपेनर थे। मैंने देखा था आपका कैंपेन करते हुए भी। आपकी वजह से उत्तर प्रदेश में काफी भीड़ आती थी, लोग सुनने आते थे आपको। तो उस समय का समय जो 45-35 साल का है, उस पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, आपको केंद्रीय मंत्री भी बनाया। तो कांग्रेस तब आप चुनाव हारे भी नहीं, और इस पार्टी में आते आप सब हार के, परिवार के लोग भी आपके। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के अंदर जो आपको लगता था कि आपको रिकॉग्निशन जनता देगी, बिहारी बाबी को जो बीजेपी में मिला, वो कांग्रेस में जाने से वो सब खो दिया आपने? देखिए, कांग्रेस में आने के बाद जैसे आपने कहा, हारा या हराया गया, ईवीएम मशीन का दुरुपयोग हुआ, क्या हुआ, उस पर अभी ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। दुनिया जहान को मालूम है ये। जहां तक आपने कहा कि स्टार कैंपेन के नाम पे देश में चंद लोगों में हमारी शुमारी होती रही, और वीपी सिंह का वक्त था, चाहे देवीलाल जी का वक्त था, या हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, या फ्रेंड फिलोसफर गाइड ऑफ द सोसाइटी लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन लोगों के लिए मैं, इन लोगों के समर्थन से, इन लोगों के आशीर्वाद से मैं बहुत दूर तक निकल गया। धीरे धीरे, शनय शनय, स्लोली बट श्योरली आगे बढ़ता गया, और इसमें कई साल निकले। जो आपने चुनाव का जिक्र किया, वो उतने सालों के बाद मैं चुनाव की राजनीति में आया जहां मैं जाना नहीं चाहता था। और जब चुनाव की राजनीति में आया तो चूंकि जनता का समर्थन बहुत मिलता रहा, जनता से पहचान बनी हुई रही, बड़ी रही। उन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से रिकॉर्ड मार्जिन से जिताया, पहली बार भी और दूसरी बार भी। देश में, पूरे देश में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वोट शेयर परसेंटेज लेकर कोई आया तो वो आपके सामने बैठा हुआ आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, या आपकी नजरों में आपका अपना बिहारी बाबू। लेकिन हाँ, उसके बाद जो बातें हुई वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हमारी इस पार्टी से। यानी वो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जब लगा कि मैं जनशक्ति के लिए मैं आगे बढ़ रहा था, जब मुझे लगा कि डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी हुई, वो बहुत ही घातक साबित हुई देश के लिए, लोगों के लिए, घर की महिलाओं के लिए, यहाँ के नागरिक के लिए, भारतवासियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, तब मैंने उसके खिलाफ बात की जनहित में।
राष्ट्र हित में, अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए ही आज तक राजनीति में जितने साल भी रहा हूं और इतने साल रहा हूं, प्रभु ये तो आप मानेंगे कि आज तक कभी किसी किस्म का कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा है। तो आप जब मानते हैं तो आपने ये भी देखा होगा ट्रैक रिकॉर्ड कि मैंने इस बात को भी जाना और माना कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है। मुझे लगा कि नोटबंदी या कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी जिसके लिए आज भी भुगत रही है देश की जनता, ये देश हित में नहीं हुआ, जनहित में नहीं हुआ, तो मैंने आवाज उठानी शुरू की और मैंने आवाज बुलंद की जनता के साथ मिलकर। अब उसका नतीजा ये हुआ कि आपने देखा कि पटना में जब इलेक्शन फिर हो रहा था, बिहार की राजधानी पटना, और वहां हमसे बगैर राय मशवरा किए हुए जो रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हुआ आदमी, वहां पे किसी और को, हमारे फैमिली फ्रेंड को, किसी और व्यक्ति को वहां से टिकट दिया गया बगैर मुझे बताए हुए, बगैर कहे हुए। तो मैंने कहा नहीं, सैद्धांतिक दृष्टि से यह ठीक नहीं है और इसलिए मैं सिद्धांतों के आधार पे प्रभु जी मैं वहां से अलग हटते हुए मैं उस पार्टी में आया। हालांकि मैंने कहा था कि लोकेशन वही होगा, सिचुएशन कुछ भी हो, और फिर अलग हटकर मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया। नहीं, आपकी बातों में थोड़ा शत्रु थे, मेरे को लगा कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा कि आप सैद्धांतिक दृष्टियों से आपने विरोध किया, डीमोनेटाइजेशन हुआ, बाकी चीजें हुई, परंतु बाद में आपने ये भी कहा कि आपको टिकट बिना बताए किसी और को टिकट दे दी। आपने ये भी कहा था कि 2019 का चुनाव मैं पहले से ज्यादा रिकॉर्ड मार्जिन पे जीतूंगा। रिजल्ट आपके सामने है, आपने पहले रिकॉर्ड बनाया, इस बार भी रिकॉर्ड बनाया कि आप बहुत बड़े मार्जिन से हार भी गए। तो आपको लगता नहीं कि आपको टिकट नहीं दी इसलिए आपने पार्टी उस तरफ चले गए जिसके खिलाफ आप सैद्धांतिक रूप से 35 साल तक लड़ते रहे? तो लोग तो आपको कहेंगे कि आप सिर्फ टिकट के लिए छोड़ के गए। मैंने अभी कहा आपको प्रभु जी कि मैंने कहा था सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। लड़ना हमें वहीं से था कि मामला सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इसलिए नहीं गया कि टिकट नहीं, मैंने फैसला किया था कि लड़ूंगा तो वहीं से लड़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है। और तब हमने ये उस पार्टी में जिसका देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सबसे बड़े महात्मा गांधी की पार्टी रही है, ऐसी पार्टी में जहां राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर तमाम बड़े बड़े मार्गदर्शक और हीरोज जिस पार्टी में रहे, और सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बढ़िया पार्टी उसमें शामिल हुआ। आपने कहा जब ऐसा कुछ नहीं स्वार्थ, और इसीलिए वहां चुनाव लड़ा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपने वीपी सिंह के जमाने में चुनाव लड़ाया था तब राजीव जी के बारे में आप काफी भाषण देते थे, मैं भी था उस वक्त। आपको लगता नहीं कि आपने राजीव जी का आगे उनके नेतृत्व में दोबारा ऐसी पार्टी ये ज्वाइन किया है? आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में पता नहीं क्या कहा, आपने कहा वंशवाद चलता है, ये सब कुछ चलता है। तो कई बार ये होता है कि शत्रु को कभी लगता नहीं कि पार्टी व्यक्ति से बड़ा पार्टी आप कर रहे हैं, तो आप जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया उसको छोड़ा इसलिए आपने कि आप सेवा कर सकते थे पार्टी की, किसी ने रह करके भी कर सकते थे। आपने दूसरी पार्टी में जाने के पीछे क्या लगा आपको? क्या आपको सत्ता के लालच तो थी नहीं? बिल्कुल नहीं, आपने ठीक कहा, बिल्कुल लालच नहीं रही। मैं उस पार्टी में भी रह के बहुत कुछ कर सकता था और करता रहा जब तक कर सका मैं। लेकिन जब लगा कि अब ये पार्टी वो पार्टी नहीं रही, अब ये पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं रही, अब ये पार्टी में प्रोपेगेंडा ज्यादा चल रहा है, इस पार्टी में धन शक्ति का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, कुछ लोगों ने पार्टी को घेर लिया और घेरने की कोशिश की, तब हमने कहा, और इस पे ऊपर से इस पार्टी को जहां तमाम इंस्टीट्यूशंस को अपने हाथ में लेने की कोशिश देखी हमने, इंक्लूडिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट मीडिया को भी। तो उसके बाद हमें लगा कि अब तो बहुत हो गया, अब अगर यहां से मान ली इन्होंने टिकट दिया होता तो मेरा स्टाइल तो वही होता, व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश, मैं तो ऐसे ही लड़ता रहता। लेकिन जब इन्होंने कहा कि हमसे बगैर बातचीत राय मशवरा किए हुए जो बात की, तो मैं इस पार्टी में आया। लेकिन एक बात और कह दूं, आपने भी कहा कि मैं उस वक्त क्या बोलता था, पार्टी जब नया नया गया था, ताजा ताजा था, एक बहुत ही एकदम यंग बिल्कुल सामने आया था, और तब मैं जब कहता, आप 30-35 साल की पहले की बात कर रहे हैं, उसके बाद आदमी की मैच्योरिटी भी आती है, आदमी सीखता भी है, धीरे धीरे लर्न करता है और फिर देखता है। और एक बात और बता दूं, मैंने वंशवाद के खिलाफ
प्लेटिनम जुबली आ गए हम और आप दोनों। जी हाँ, लेकिन वंशवाद के खिलाफ प्रभु चावला जी, आप तो, हम लोग तो कई बार मीटिंग में साथ रहे हैं, आपने हमें ऑब्जर्व किया है, देखा है, लिखा है मेरे बारे में। आप तो आपको इतने, आपने तो प्रशंसा भी की है, लेकिन इतना याद होगा कि मैं वंशवाद के खिलाफ कभी नहीं मैंने बात की है। जनरली मैं वंशवाद के खिलाफ नहीं बोलता हूं। मैंने हमेशा शुरू से सोनिया गांधी की बहुत तारीफ की है। मैंने कहा वो भारत की बहू हैं, भारत की बहन है, बेटी हैं, वो भारत के घराने में उनकी शादी हुई है, तो फिर हमारे वो भारत की बहू, भारत की भाभी हैं वो। मैंने इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू जी की और उनके पूरे परिवार के योगदान की हमेशा तारीफ की है। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई हैं जिस पे और आप कह सकते हैं और कहने का मौका मिलता था, उसका मैंने भरपूर उपयोग किया। थोड़ी आप कह सकते हैं कि बोलता अच्छा हूं, चाहे ओरेट्री अच्छी है। नहीं शत्रु, मैं कुछ आपको कह रहा हूँ, जो आपने कांग्रेस पार्टी में कहा कि बीजेपी में काफी कुछ हो रहा है, हर तरह की यात्रा है, और आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन पे कब्जा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी आपके यहाँ है ही कहाँ? जब परिवार, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति आता है, चुनाव वहां होते नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लास्ट टाइम चुनाव हुआ था जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और अभी चुनाव हर बार कहते हैं आज होंगे, कल होंगे। तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नाम भी कोई चीज है नहीं, ऐसा लगता है? तो आप वहां कहाँ चले गए जिसके लिए आप पार्टी छोड़ के बीजेपी गए? उससे ज्यादा वहां पर क्या लगता है कि कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है कांग्रेस में, तो और वंशवाद है। आप देखिए, इस तरह से अगर आप कहेंगे तो हर पार्टी में अपना अपना रूप और अपना अपना रवैया हर पार्टी में चलता है। आप अगर यहाँ देख रहे हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं, बगैर डेमोक्रेसी के आज इतने, सबसे ज्यादा अगर टैलेंट पूल कहीं पे है आज के दिन में, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग, लर्नेड लोग अगर कहीं हैं और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है देश की आजादी के लिए या देश के विकास में, आज इतने हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, नेहरू के जमाने में जाते हैं हम लोग, आज जितने हिंदुस्तान में एम्स से लेके, आईआईएम से लेके, आईआईटी से लेके, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस बने, भाखड़ा नंगल डैम से लेके, वो किसके जमाने में बनी, किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? और उनकी पार्टी पे ये कहना कि डेमोक्रेसी नहीं है, थोड़ी देर हो सकती है। नहीं शत्रु, ये जो बात है, दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे आपकी नई पार्टी हो, वो पुराने इतिहास की बात करती है। वो कहते हैं 60 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, आप कहते हैं 60 साल में हमने एम्स बना दिया, आईआईटी बना दी है। परंतु पार्टी की इतनी बुरी हालत गांधी परिवार ने ही इनको बनाया। इंदिरा गांधी के जमाने में ही 350 सीटें आई, राजीव गांधी के जमाने में 400 सीटें आई, पर 52 सीटें और 44 सीटें भी गांधी परिवार के जमाने में आई, और आप केवल निपट करके 3 करके रह गए। कोई नेतृत्व आपका तो है नहीं, ना नारा ना नेता। आपको लगता है 3 गांधी वहां पर हैं? पहले 2 हुआ करते थे, अब सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं। आपको लगता है इनमें से कोई नेता ऐसा है जो राष्ट्रीय लेवल पे आ सकता है? 3 गांधी आपकी पार्टी में? तो पहली बात क्यों नहीं है? यहाँ पे सब ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल लोग हैं। अगर आप किसी पार्टी को प्रभु चेक करेंगे उनके नंबर ऑफ सीट से, तो ये मत भूलिए कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था और शामिल किया गया था, तो उस वक्त तो ये करीब करीब 2 सीटों की पार्टी थी केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी, और जबकि 1 सीट अटल बिहारी वाजपेयी जी जीते थे, हमारे आदरणीय। तो ऐसे में 2 सीटों की पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी। कम से कम ये 44 और 50 प्लस की पार्टी तो है यहाँ पे, और हो जाएगी। ऐसे ही होता है पॉलिटिक्स में। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मायावती जी पार्टी जो थी, अपने कांशीराम जी ने कहां से कहां पहुंचाया उस पार्टी को, और आज फिर वो पार्टी जो है आज पूरे नेशनल मेन स्ट्रीम में है। तो इस पे ये कहना कि 44 सीटों की पार्टी और 55 सीटों की पार्टी, और क्यों डेमोक्रेसी नहीं? अगर थोड़ी देर हो रही है तो देर होने का मतलब ये तो नहीं है। यहां तो कम से कम आपने देखा इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से आपने देखा 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी। आप तीसरे का नाम बता दिए, है कोई मंत्री जिसको मैं तो आपके यहाँ नहीं, आज नहीं कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी। नहीं, 2 मैन आर्मी अभी भी हमारे यहाँ कह सकते हैं। आपके यहाँ तो 3 गांधी है ना, 3 गांधी में से कौन से गांधी आपके लिए अच्छा लगता है आपको? आप देख लें, गांधी नाम के बगैर तो यहाँ कुछ चलता ही नहीं है देश में। आज नोट से लेकर कुछ भी नहीं चलता है गांधी नाम के बगैर। हमारे पास तो आज गांधी 3 गांधी हैं, कम से कम 3 गांधी हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, और ये लोग अच्छा लोग कर रहे हैं। इन लोगों को जस्ट बिकॉज कुछ मीडिया या कुछ तथा कथित गोदी मीडिया अगर इनके खिलाफ बगावत करती है, इनके खिलाफ लिखती है या दिखाती है,
इसका मानी ये तो नहीं कि इनके अंदर हुनर की कमी है, इनके अंदर वो शक्ति की कमी है, वो जोश की कमी है, टैलेंट की कमी है। इन लोगों ने जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान या बहुत जगह जहां इनकी जीत हुई है, वो ठीक बात है। तो बगैर इनके टैलेंट का तो नहीं हुई होगी। हाँ, टैलेंटेड जो युवा लोग थे वो तो सब जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन जमे हुए हैं। आप जैसे सीनियर सिटीजन जो हैं उनकी आस्था कांग्रेस में वापस आ रही है। जो जवान लोग हैं, या सचिन पायलट हो या ज्योतिर्मय सिंधिया हो, वो छोड़ छाड़ के चले गए। मैं उसको छोड़ो, कांग्रेस के बारे में आपको भी लगता है कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस चल नहीं सकती? आपका भी यही विश्वास है कि गांधी की वजह से ही कांग्रेस वहां पर है, जहाँ आपका 3 गांधी है? देखिए ना, छोड़ छाड़ के चले गए, छोड़ छाड़ के फिर आ जाएंगे। अभी आपने बंगाल का इतना देखा, आपने कितने एमएलए जो है फिर से टीएमसी में वापस जाना चाह रहे हैं। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आज छोड़ के फिर से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और फिर से आगे तृणमूल कांग्रेस में वापस। ये तो शुरू में ही मैंने कहा था प्रभु जी कि हर पार्टी में ही चलता है। ये आज की राजनीति जो है, ज्यादातर राजनीति जो आज की महत्वाकांक्षा की राजनीति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में मैं आज नहीं कह रहा हूं, शुरू से कह रहा था और देख रहा था विद ड्यू रिस्पेक्ट कि 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी चलती रही है। आप किसी भी एक आज बच्चे से पूछ लें देश के 5 मंत्री का नाम बताओ, नहीं बता पाएगा, क्योंकि मंत्री कोई है नहीं, संतरी भी नहीं है सही मायने में। मैं तो अपने किसान लोगों को कह रहा था, किसान आंदोलन के हमारे मित्रों को, कि खामोखा के वो किसान मंत्री किसी मंत्री से काहे को मीटिंग कर रहे हैं? मीटिंग करना तो सिर्फ 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी से कर रहे हैं, वरना किसी से मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं। डोर हमेशा किसी और के। आप बार-बार 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी की बात तो आ रही है। मैं वापस आपके यहाँ चुनाव बिहार में जैसे है, अभी बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी में आपके चुनाव लड़े, आपके बेटी भी लड़े, पर वहां पर बिहार में जब हो रहा है, लगता है कि अपोजिशन आपके साथ एलजेपी थी, एलजेपी का एक नेता आपके साथ था, बाकी परिवार उनकी दूसरी तरफ चला गया। आपको लगता है बिहार की सरकार जो है कि कांग्रेस का रिलेवेंस इतनी सारी सीटें लड़ी, आपको लगता है गलत डिसीजन था कि बिहार को इतनी सारी सीटें कांग्रेस को नहीं लड़नी चाहिए थी? शायद हो सकता सरकार आपकी बन जाती। देखिए, उस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सीटों का चयन, बंटवारा और जिस तरह से बातें, उनमें मैं कहीं भी शामिल नहीं था। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, कि सीटों के और जीत के आधार पर ही आप नहीं बात कर सकते हैं कि साहब कितने कम सीटें मिली या कम सीटें जीती। ये होता है, उतार चढ़ाव चलता है, कई बार जजमेंट या एरर और जजमेंट होता है। लेकिन इतना तो जरूर आपको पता होगा, और आप लोग जानते हैं, आप तो बहुत ही सीनियर लोग हैं, कि जिस तरह से 2-3 इलेक्शन पिछली बार हुए हैं, और खासकर जिस तरह से ईवीएम मशीन्स का ड्रामा हुआ है, जीती हुई बाजी कई बार हरा दी गई है। अभी बंगाल में भी देखा आपने, बिहार में भी देखा आपने, कई बार जो है, और कई बार जहां प्रशांत किशोर है जैसे आप जैसे लोग कहीं बैठते हैं तो शायद ये धांधली कम होती है, नहीं होने देते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही मौका मिलता है कुछ न कुछ जगह ये हुआ है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 349 सीटों की डिस्क्रिपेंसीज का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, पिछले इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शंस का। भले फैसला जो भी हो या जब भी ठीक है, बिहार, तो ये दुनिया को पता है कि आप बिहार के बारे में बात करें, आप कहें कि निर्णय में तो आप कहीं थे नहीं, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा, निर्णय में आपका कहीं भी से नहीं थी। पर आपको लगता है लालू जी अब ठीक ठाक होकर के आ गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं, उनके आने से क्या बिहार की राजनीति में कोई असर पड़ने वाला है कि नहीं? एक्टिव हो गए दोबारा से? वहां की सरकार कितनी स्टेबल है आपके साथ? प्रभु, आप भी जानते हैं लालू यादव को, बहुत ही जबरदस्त जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वो। उनकी अपनी जबरदस्त फॉलोइंग है और लोगों में कदर है। अभी बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, और कुछ परिवर्तन दिख भी रहा है, चाहे जिन कारणों से हो रहा है, कई बार अच्छा नहीं भी लग रहा है जो बातें भी हो रही हैं। लेकिन लालू यादव जी के सामने आने से जब और चुस्त और दुरुस्त होकर सामने आएंगे तो एक जबरदस्त राजनीति में उछाल आएगा। भूचाल आएगा या नहीं आएगा ये भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन उछाल जबरदस्त आएगा। किस तरह का उछाल आएंगे बिहार की राजनीति में और बाकी जगह, मैं आपसे पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के नए नेता शत्रुघ्न सिन्हा से। तो मैं आपको कई बार शत्रु कहता था भावी नेता, अब आप लंबे कद के नेता हैं, पर कितने भावी तो हैं कि नहीं है? आप कांग्रेस में गए, उसका भविष्य क्या है ये तो आप लगता है बड़े एश्योर्ड हैं कि भविष्य अच्छा है। पर सवाल ये उठता है इस वक्त
कि देश के अंदर ऑपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। आप मोदी जी को देखा आपने, मोदी के विरुद्ध आपको लगता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मोदी जी को चैलेंज कर सकता है फ्यूचर के अंदर? देखिए, मैं सिचुएशन को देखता हूं हमेशा चैलेंज करते हुए। आपने भी कहा कि उनके अलावा कौन नेता है। मोदी जी हमारे मित्र हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन यह कहना गलत होगा कि उनके अलावा कोई नेता दिखता है, क्योंकि जब आप कहते हैं कोई नेता दिखता है, पहली बात दिखाया नहीं जाता है, और दूसरी बात यह कि हम शुरू से सुनते रहे हैं, आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर इंदिरा हु, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हु। तो ये हु जो सुनते आए हैं, और हमेशा विथ ड्यू रिस्पेक्ट, कि आपने देखा होगा इंदिरा जी की सरकार जो थी, जो देश में इंदिरा गांधी से बड़ी आज तक स्टार प्राइम मिनिस्टर नहीं आई, जिन्होंने वॉर से लेके, प्रोग्रेस से लेके, कमिटमेंट से लेके, डिटर्मिनेशन से लेके, इंटरनेशनल, अरे क्यों नहीं है भाई? प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर मोदी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते, नेता का नाम हम नहीं बताएंगे, जनता बता देती है हमेशा। ये सुनते आए कौन होगा इसका अगला, कौन प्रधानमंत्री। और विपक्ष को आप कहते हैं कि विपक्ष दिखता नहीं है, दिखता नहीं है या दिखाया नहीं जाता है। जिस तरह से कई बार मीडिया में भी कंट्रोल देखा गया है सत्ताधारी पार्टी का। आपने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट। एक आपका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, या आपको लगता है कि ममता भी बन सकती है, कोई और बन सकता है? जब तक ऑपोजिशन इकट्ठा नहीं होगा तो आपको लगता है कोई कैंडिडेट है जिनको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं? मैंने तो यहां तक कहा था और अभी भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है। आप भी बन सकते हैं और मैं भी बन सकता हूं, बशर्ते कि हमारे पास संख्या बल हो। पहले तो आप जिस पार्टी में हैं वो आपको अपना नेता माने ना। पहले आपको अपना नेता आपकी पार्टी मानेगी, तभी आप प्रधानमंत्री बनेंगे ना। मैंने प्रभु चावला इसलिए आपका भी नाम लिया। अब सीधी बात में फिर टेढ़ी बात हो रही है। मैं आपका आता हूँ फिल्म इंडस्ट्री जिसमें आप काम आप बड़े हीरो है। किसी जमाने में तो आप नंबर 1 ऑलमोस्ट थे। आज को लगता नहीं कि बॉलीवुड के अंदर भी आपने सुशांत कुमार सिंह के बारे में भी कुछ कहा था। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है, बॉलीवुड के अंदर इतना पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिवीजन हो गया है। आप सब सहमत हैं कि सुशांत के बारे में जिस तरह से आपने कहा या किसी और ने कहा, वो सब गलत तरीका? बॉलीवुड कभी इस तरह के आइडियोलॉजिकल फाइट करते नहीं थे। नहीं, डिवाइड करने की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आप देख रहे हैं कौन लोग हैं और कौन लोग करवा रहे हैं। आज देश में जब होता है तो कब्रिस्तान और शमशान की बात जो होती है, या हिंदू मुस्लिम डिवीजन जो होता है, मेन इश्यूज को से डाइवर्ट करने के लिए, और हमारा फिल्म इंडस्ट्री भी इस मामले में अपवाद नहीं रहा है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था उधर से इंटरनेशनली, तो हमारे कुछ लोगों ने कैसे कैसे जल्दी से उनके ट्वीट किया नहीं, बल्कि उनसे करवाया गया था यहां से। अब मैं नहीं कहूंगा कि पीएमओ ने करवाया, कि होम मिनिस्ट्री ने करवाया, या भय की वजह से, डर की वजह से, लेकिन उन्हें करवाया गया। तो ये तो हमारे यहां भी हो रहा, कोशिश हुई, लेकिन अब जो है वो इम्पैक्ट नहीं है जो 2-1 साल पहले का इम्पैक्ट था। अब जो है लोगों की आंखें खुली हैं, लोग चौकन्ना हुए। आखिरी सवाल एक है, आखिरी सवाल कि शत्रु का भविष्य जो है, शत्रु परिवार का भविष्य जो है, राजनीति में है या अभी भी फिल्म में? पहले तो ये कह दूंगा कि प्रभु की असीम अनुकंपा से शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार का भविष्य बहुत उज्जवल है। राजनीति में भी है और शो बिजनेस में भी है। लव सिन्हा, आपने मेरे बेटे को देखा, पहली बार चुनाव लड़े या लड़वाए गए, वो पहली बार में 45,000 से ज्यादा वोटों से ईवीएम मशीन के बावजूद लेकर आए। वो नाम उनका ही हो रहा था शुरू में कि वही लीड कर रहे हैं, फिर जो कहानी है आखिरी दिन की वो सबको पता है। उसी तरह से फिल्मों में भी और राजनीति में भी इतने सालों का परिश्रम, लगन, इतने सालों की मेहनत और अकीदत, मोहब्बत, खुलूस, ये रंग लाएगा राजनीति में भी और शो बिजनेस में भी। ये बेकार व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं प्रभु जी कि आपकी ऐसे अनुकंपा से भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। चलो, आपका भविष्य के लिए हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सबके साथ हमारे आप शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा?
आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार करिए तब तक और देखते रहिए आज तक।